एक व्यक्ति होता है जो पेशे से ठेकेदार होता है। उस व्यक्ति को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उससे एक ऐसी लड़की से प्यार होता है जो स्कूल जाती थी। उसकी उम्र महज 17 साल होती है। और उस लड़की से जब प्यार हो जाता है तो उन प्यार का जो सिलसिला होता है उस कुछ ऐसा चढ़ता है कि उसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। और उन 3 लोगों की जान का जिम्मेदार आखिर कौन होता है? क्या इनका जो प्यार का सिलसिला होता है ये जिम्मेदार होता है, फिर कोई और चीज़ का जिम्मेदार होता है? ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है बलरामपुर और यहीं का एक थाना लगता है कुसली। इसी थाने के अंतर्गत रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज देव ठाकुर होता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है। और इसकी पत्नी का नाम कौशल्या होता है जिसकी उम्र 36 साल होती है। और इनकी एक सबसे बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है और नाम मुस्कान होता है। और इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 6 साल होती है और नाम बिट्टू होता है। ये अपने परिवार में सभी बहुत खुश थे, लेकिन सूरजदेव ठाकुर जो होता है वो अपने घर पर नहीं रहा करता था। ये काम के लिए बाहर रहा करता था। ये बाहर काम किया करता था। घर पर जो रहती थी कौशल्या रहती थी और उसकी बेटी और उसका बेटा रहता था। अब कौशल्या जो होते इसके दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। अब कौशल्या के 2 बच्चे अपने परिवार में बहुत खुश थे। ये हंसी खुशी से रह रहे थे। इनके पिता जो होते वे खाने पीने के खर्चे के लिए उन्हें खर्चा भेज दिया करते थे। आराम से इनकी जिंदगी कट रही थी। इनकी जो बेटी थी वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। स्कूल जाने के बाद वो अपने घर पर आया करती थी। उसका रोज का रूटीन जो था यही था। तभी एक दिन वो देखती है कि कई दिन से उसके जो एक ठेकेदार है वहाँ पर उनके जो रास्ते में जहाँ पर वो जाया करती थी स्कूल, वहाँ पर एक ठेकेदार जो होता है वो काम करवा रहा होता है और उस लड़की को घूर रहा होता है। मुस्कान को वो हर रोज़ देखता है और हर रोज़ ऐसे देखता है कि वो मुस्कान जो होती है वो अपनी नज़रें नहीं उठा पाती। तभी एक दिन मुस्कान जो होती है उससे जाकर पूछ लेती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? तो जो ठेकेदार होता है कहता है कि तुम एक अच्छी हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुस्कान जो होती है कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो जो ठेकेदार होता है बताता है कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। इसका नाम पूछती है तो ये नाम बताता है कि मेरा नाम आरिफ अंसारी है। ये कहती है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा लेते होंगे? तो ये कहता है कि मैं हाँ अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, मुझे अच्छा बच जाता है। मैं यहाँ पर ठेकेदारी का काम करता हूँ, लेबर को काम करने के लिए ऐसे ही अलग अलग जगह पर ले जाता हूँ। तो मुस्कान जो होती है कहती है कि अच्छा है, लेकिन तुम मुझे बुरा मत करो, ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो ये लड़का जो होता है आरिफ ये कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो ये लड़की जो होती है मुस्कान ये कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है जो मैं तुमसे बात कर पाऊँगी। हाँ मैं कर लूँगी, तुम अपना मुझे नंबर दे दो, मैं अपनी माँ के फ़ोन से जाकर बात कर लूँगी। तो आरिफ अंसारी जो होता है इसे अपना नंबर दे देता है और कहता है कि घर पर जाकर ज़रूर कॉल करना। अब मुस्कान जो होती है अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद अपनी माँ के फ़ोन से आरिफ अंसारी को कॉल करती है और इससे बातें करने लगती है। अब इनकी बातों का सिलसिला जो होता था 5 या 10 मिनट होता था, लेकिन अब थोड़े दिनों में ये बढ़ जाता है। इनकी बातों का जो सिलसिला था वो 3 से 4 घंटे हो जाता है। अब ये 3-4 घंटे लगातार बातें किया करते थे। अभी आरिफ अंसारी जो होता है इसे एक फ़ोन लेकर देता है जो 20-25 हज़ार का होता है और कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के फ़ोन से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं अलग फ़ोन लेकर देता हूँ। वो फ़ोन दे देता है। फ़ोन देने के बाद कहता है कि तुम इससे बात करोगी। अब आरिफ अंसारी जो होता है उससे इससे बात करने लगता है जिससे वो फ़ोन देता है और वो वीडियो कॉल भी करने लगता है। वीडियो कॉल पर वो उससे कहता है कि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुस्कान जो होती है कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम बहुत अच्छे इंसान। मुस्कान और आरिफ जो होते हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो इनकी डिमांड जो होती है मिलने पर आ जाती है। और अब आरिफ अंसारी जो होता है कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुस्कान भी जो होती है इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। अब आरिफ अंसारी जो होता है इसे मिलने के लिए कभी कहीं ले जाता था तो कभी कहीं ले जाता था, कभी इसे होटल में ले जाता था तो कभी कहीं इसे कहीं और जगह पर ले जाता था। अब मुस्कान जो होती है इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। हर दिन ये ऐसे ही मिला करती थी। अब स्कूल से भी कभी कभी बंक ले लिया करती थी और इसके साथ घूमने चली जाया करती थी। तभी एक दिन आरिफ अंसारी जो होता है इससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो जो मुस्कान होती है कहती है कि चलो तुम एक दिन मेरे घर पर आओ। तो आरिफ अंसारी जो होता है कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम्हारी माँ पूछेगी ये कौन है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो उन्हें ये चीज़ का पता चल गया कि हमारे बीच ऐसे शारीरिक संबंध बन चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे जो क्या समझेंगी, शायद हमें एक दूसरे से अलग भी कर सकती हैं। तो मुस्कान जो होती है कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरे घर पर एक बार आओ तो मैं अपनी माँ को समझा दूंगी और मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैं अपनी माँ को बता दूंगी। अब आरिफ अंसारी जो होता है इनके घर चला जाता है। घर जाता है तो इसकी माँ जो होती है मुस्कान से पूछती है कि बेटा ये कौन है? तो ये मुस्कान जो होती है बताती है कि माँ ये मेरा दोस्त है।
अब उसकी माँ जो होती है उसके लिए चाय पानी बनाती है। चाय पानी बनाने के बाद उसे अच्छा सा नाश्ता करवाती है और कहती है कि बेटा तुम क्या करते हो। तो बताता है कि मैं यहाँ पर ठेकेदारी करता हूँ, मैं यहाँ पर लेबरों का काम करवाता हूँ, मतलब कि लेबर को लेकर आता हूँ और इनसे काम करवाता हूँ। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि अच्छा काम है बेटा, करते रहो, लगे रहो, तरक्की मिलेगी। अब मुस्कान जो होती है उसे अपने घर पर भी लेकर आती थी और घर पर लेकर आने के बाद उससे घर बाहर भी मिला करती थी। उसकी माँ को शायद इस चीज़ का पता नहीं था, या पता था इस चीज़ का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये मुस्कान जो होती थी जब अपने घर पर लेकर आती थी उसकी माँ जो होती थी वो अलग कमरे में चली जाया करती थी, और जो बेटी थी और जो आरिफ था और ये मुस्कान थी दोनों एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में रहकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसकी माँ जो होती थी वो कुछ नहीं बोलती थी। अब ऐसे ही चल रहा था। आरिफ वो जो ये मुस्कान थी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, ये एक दूसरे के साथ रहते थे। आरिफ अंसारी जो होता है इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, जो सी चीज़ ज़रूरत होती थी वो ला कर देता है और इसके घर के खर्चे भी उठाता था, यानी कि इसकी और इसकी माँ की या फिर इसके भाई की जो भी फरमाइश होती थी वो सारी इसकी ज़रूरतें पूरी करता था, यानी कि हर चीज़ उन्हें टाइम से पहले ला कर देता था, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। अब ये तीनों जो माँ बेटे थे, बेटी थी, ये सब खुश थे और आरिफ अंसारी भी खुश था। उसे भी अच्छा लग रहा था कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था और वो मुस्कान के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उन पर जो कमा रहा था पैसे वो सब कुछ उन पर लुटा रहा था। लेकिन एक दिन जो होता है सूरजदेव ठाकुर जो होता है इसे इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उसकी बेटी जो है उसके साथ ऐसे गुल खिला रही है या फिर किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा कर रही है या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, प्यार का खेल चल रहा है उनके घर में। वे इस चीज़ से अनजान थे। सूरजदेव ठाकुर जो होते हैं वे अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और बार बार कॉल करते हैं। उनकी पत्नी जो होती है फ़ोन नहीं उठाती। अब जब उनकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती, सूरजदेव ठाकुर जो होते हैं उन्हें शाम तक कॉल करते हैं। जब शाम तक कोई फ़ोन नहीं उठाता ना, तो सूरजदेव ठाकुर जो होते हैं अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आ जाने के बाद वे देखते हैं कि उसकी पत्नी ना तो उसकी पत्नी घर पर है और ना ही उसकी बेटी घर पर है और ना ही उसका जो बेटा है वो घर पर है। अब वे अपने आस पड़ोस में पूछते हैं। आस पड़ोस वाले लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब वो जो होते हैं अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी या फिर मेरी बेटी यहाँ पर आई है। तो रिश्तेदार जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता और ना ही वो यहाँ पर आई है। तभी ये सूरजदेव ठाकुर जो होता है उनका इंतजार करने के बाद पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने में जाकर कहता है कि साहब मेरी बेटी और मेरी पत्नी और मेरा बेटा गायब है, वे गुमशुदा हो गए हैं और उनका कोई आता पता नहीं है और वे उन्हें कई घंटे हो गए हैं गायब हुए। मेरी पत्नी और मेरी बेटी को आप ढूंढ कर ला दीजिए। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि वे कहीं पर चले गए होंगे, शायद आपको नहीं पता है या फिर आपसे गुस्सा हो, क्या पता किसी बात से लेकर 24 घंटे वे इंतजार करते हैं पहले कि कोई कहीं चला तो नहीं गया है, फिर कोई किसी के साथ। ऐसा भी होता है कई केसों में कि व्यक्ति जो होते हैं वे किसी कारण बस घर छोड़कर चले जाते हैं और घर छोड़ने के बाद वे घर पर आ जाते हैं। लेकिन सूरजदेव ठाकुर जो होता है वह कहता है कि नहीं साहब, मेरे जो बीवी बच्चे हैं वे कहीं पर नहीं गए हैं, उन्हें आप ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है। पुलिस वाले जो होते हैं उनके घर पर जाते हैं। उनके घर पर जाने के बाद पूछताछ करते हैं, वो आस पड़ोस में पूछते हैं। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता। 15-20 दिन बीत जाते हैं। जब 15-20 दिन बीत जाते हैं उसकी पत्नी उसकी बेटी यानी कि उसके बेटे का कोई पता नहीं पाता। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। तभी झारखंड का एक जगह लगती है, सुनसान जगह लगती है। इलाका जो होता है वो खेतों का होता है। वहाँ पर एक धान बोए हुए थे। तभी एक किसान जो होता है वो अपनी धान को देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि नाले में एक नाला जा रहा होता है खेतों के बीच। वहाँ पर 3 खोपड़ियाँ पड़ी हुई है। वे पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं, वो बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 खोपड़ियाँ पड़ी हुई है। झारखंड की जो पुलिस होती है वो जाती है और जाने के बाद उन खोपड़ियों को बरामद करती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तभी वे देखते हैं कि आखिर ये खोपड़ियाँ हो सकती हैं तो किसकी हो सकती हैं। उनकी उम्र का तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कितनी इतनी उम्र है। तभी वे देखते हैं कि कहीं FIR तो नहीं लिखी हुई, कहीं किसी की रिपोर्ट है गुमशुदा वे तो नहीं लिखी हुई है। तभी उन्हें पता चलता है कि हाँ एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर का एक थाना है कुलसी, वहाँ पर लिखी हुई है, जहाँ पर 3 सदस्य जो हैं वे गुमशुदा है और जिनकी उम्र भी उन खोपड़ियाँ मिली थी उनसे मैच खाती है। तभी उसे जो सूरजदेव ठाकुर होता है उसे बुलाया जाता है। उसे बुलाने के बाद उन्हें कपड़े दिखाए जाते हैं। वहाँ पर कपड़े भी बरामद होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि क्या ये तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारी ये चीज़ें ये तुम्हारी है या फिर कपड़े जो हैं तुम्हारे बच्चों के या तुम्हारी बीवी के ही हैं। तो जो सूरजदेव ठाकुर होता है वो पहचान जाता है गैल और कहता है कि हाँ ये मेरी बीवी बच्चे ही हैं और इनके साथ ये सब क्या हो गया। तो वो जो सूरजदेव ठाकुर होता है उसका DNA सैंपल लिया जाता है। DNA सैंपल लेने के बाद जब उससे मैच करवाया जाता है तो पक्का पता चल जाता है कि हाँ ये कोई और नहीं, सूरजदेव की पत्नी और उसकी बेटी और उसका बेटा ही है। पुलिस वाले जो होते हैं वे जांच पड़ताल करने लगते हैं। जब जांच पड़ताल करने लगते हैं तब ये
मुस्कान के फ़ोन की CDR निकलवाते हैं। मुस्कान के फ़ोन की जब CDR निकलवाते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि आरिफ अंसारी जो था उनसे बातें करता था मुस्कान से, और कई कई घंटे तक बातें करता था। और उसकी व्हाट्सअप चैट भी निकलवा लेते हैं कैसे ना कैसे करके। जब उसकी व्हाट्सअप चैट पढ़ते हैं, व्हाट्सअप चैट देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, ये इन दोनों के भी शारीरिक संबंध भी बने हुए थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी ये जो पुलिस वाले होते हैं, आरिफ अंसारी पर इनका शक जाता है और आरिफ अंसारी को उठाने के लिए जाते हैं। तभी इससे पहले इन पर एक और चीज़ होती है, जो CCTV कैमरे चेक करते हैं। 26 और 27 सितंबर सन 2024 को ये CCTV कैमरे की जो वीडियो होती है उन्हें देखते हैं, उनकी जो फोटोज होती हैं उन्हें देखते हैं और देखते हैं कि इस दिन यहाँ पर कौन आया था और कौन नहीं आया था घर पर इनके। तो जब उसके CCTV कैमरे में फ़ोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति एक 4 चक्का वाहन पर आया है और मुस्कान, कौशल्या और बिट्टू को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। जब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, आरिफ अंसारी का छोटा भाई मुख्तार अंसारी है। अब मुख्तार अंसारी उन्हें कहाँ ले जाता है, उनके साथ क्या करता है पता नहीं था। अब मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने उनके साथ क्या किया और उनको तुम कहाँ पर लेकर गए थे। मुख्तार अंसारी जो होता है बताता है, पहले तो कहता है कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मैंने सब लेकर आया था। वो मेरे भाई से बात करती थी, मेरे भाई से प्यार करती थी और मैं भी उन्हें जानता था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले गया था, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस वालों को पक्का पता चल गया था कि शायद इसने ही मारा है। वे उस पर दबाव डालते हैं। जब दबाव डालते हैं तो मुख्तार अंसारी जो होता है उन्हें एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आरिफ अंसारी जो है अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो वही उनके घर में अच्छा खासा कमाता था, मैं तो कमाता भी नहीं था। मेरे पिता जो होते हैं उन्हें सांप ने डस लिया था, उनकी जो हालत थी वो बहुत गंभीर होती जा रही थी, उनका जो शरीर था वो गलता जा रहा था। मैं तब भी अपने भाई आरिफ अंसारी से पैसे मांगता था तो ये मुझे पैसे नहीं देता था और अपने घर की ओर ध्यान नहीं देता था। ये ना ही मुझ पर ध्यान देता, ना ही मेरे पिता पर ध्यान देता था। तो मैं पता लगाना चाहता था कि आरिफ अंसारी आखिरकार अपने पैसे कहाँ उड़ाता है और अपने पैसे कहाँ पर भेजता है जो हमें पैसे नहीं देता है। तभी ये पता लगाता है कि आरिफ अंसारी जो है वो मुस्कान से बात करता है और उससे प्यार करता है, उस पर जो उसके खर्चे है वो उठाता है, उसकी माँ की ज़रूरत है वो पूरी करता है और उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। उसकी सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी करता है। उसे फ़ोन भी लेकर दिया है, उसके जो घर का यानी कि सबसे ज़्यादा सामान वहीं पर देता था। तो जब मुख्तार अंसारी ये सब चीज़ देखता है तो अपने भाई से पैसे मांगता है, तो उसका भाई आरिफ अंसारी जो होता है उसे पैसे नहीं देता। वो सारा पैसा मुस्कान की माँ पर उड़ाता था। अब मुख्तार अंसारी को इस बात का गुस्सा आ जाता है कि वो अपने घर की ओर ध्यान नहीं दे रहा और मुस्कान की माँ पर वो पैसा उड़ा रहा है। मुख्तार अंसारी एक बात सोचता और सोचने लगता है कि अगर यही लोग ना रहे तो शायद मेरा भाई जो है हमें पैसे देना चालू कर देगा और हम पर ध्यान देगा। तो मुख्तार अंसारी अपना प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वो उनके घर जाता है। घर जाने के बाद वो कहता है कि मैं आरिफ अंसारी का भाई हूँ, और वे जानते भी थे कि वो आरिफ अंसारी का भाई है और उन्हें अपने पास बिठा कर ले जाता है। उनकी माँ जो होती है उसकी तबीयत खराब रहती थी, तो मुख्तार अंसारी जो होता है उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पर एक झाड़ पूछ करने वाला बाबा है और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। अब मुस्कान की माँ जो होती है मान जाती है और जो मुख्तार अंसारी होता है इन्हें अपने 4 चक्का वाहन में तीनों को बैठाकर एक जगह ले जाता है। पहले एक बाबा के पास ले जाता है, बाबा के पास ले जाने के बाद झाड़ पूछ करवाता है। झाड़ पूछ करवाने के बाद ये मुख्तार अंसारी जो होता है इन्हें एक जगह पर ले जाता है, वहाँ पर रोक लेता है और कहता है कि हम सुबह के टाइम चलेंगे। वहाँ पर रोकने के बाद ये मुख्तार अंसारी जो होता है जब ये सो जाते हैं तो एक कुल्हाड़ी लाता है और कुल्हाड़ी से इन तीनों की गर्दन काट देता है। और इन तीनों की गर्दन काट देने के बाद ये इन्हें धान के जो खेत का एक नाला जाता है, मतलब कि वहीं पर फेंक देता है। और फेंक देने के बाद ये सोचता है कि शायद इस चीज़ का किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि क्या तुम्हारा भाई अब तुम्हें पैसे दे पाएगा? क्या ये सब चीज़ करने से तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा? क्या उन तीनों को मार कर तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया? क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पैसे दे रहा है? अब मुख्तार अंसारी जो होता है वो रोने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब सूरजदेव ठाकुर को इस चीज़ का पता चलता है तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी घर में इतना सब हो रहा है और मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर थे और वे कहते कि मुख्तार अंसारी आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी जो दिमाग का संतुलन है वो इतना कैसे बिगड़ सकता है? वो कैसे सोच सकता है कि 3 लोगों की जान लेने के बाद उसका भाई उसके घर में पैसे देगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।